हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आई होप प्रवक्ता की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है अवार्ड एवं सम्मान पर आधारित। दोस्तों, हम इस एक वीडियो में जितने भी अवार्ड एवं सम्मान हैं उनको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, काफ़ी कम समय रह गया प्रवक्ता स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और धैर्यपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी होने जा रही है। एक तरीके से आप इसको मैराथन वीडियो मान लीजिए, लेकिन दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। कम से कम 2 या 3 मार्क्स का फ़ायदा आपको इसमें मिल सकता है। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख अवार्ड एवं सम्मान। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं के बिरला फाउंडेशन, जो कि 1991 में बना था। इसके द्वारा देखिए दोस्तों, विभिन्न क्षेत्रों में अवार्ड दिए जाते हैं, यानी विभिन्न टाइप के अवार्ड दिए जाते हैं। जनरली ये लोग क्या करते हैं, साहित्य और हिंदी, यानी हम कह सकते हैं हिंदी साहित्य और कला के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तो उनके क्षेत्र में क्या करते हैं, पुरस्कार देते हैं। तो इनके द्वारा देखिए दोस्तों, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार और घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, जिसको हम बोलते हैं GD बिरला पुरस्कार। तो ये सारे के सारे पुरस्कार इनके द्वारा देखिए दोस्तों दिए जाते हैं। ठीक है ना? तो काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। सबसे ज्यादा इसमें व्यास, सरस्वती और हम कह सकते हैं बिहारी पुरस्कार। बाकी देखिए शंकर पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसके अलावा GD बिरला पुरस्कार। तो ये सारे के सारे पुरस्कार किसको मिले हैं, इनको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है ना दोस्तों? तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों व्यास सम्मान के बारे में। देखिए व्यास सम्मान क्या होता है। देखिए, भारतीय साहित्य के लिए यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य है। ठीक है ना? तो दोस्तों, इसको भारतीय साहित्य के लिए दिया जाता है। ओके, और इसको अभी जो पुरस्कार है दोस्तों, ये 29वां पुरस्कार दिया गया है नासिरा शर्मा को, जो कि हिंदी लेखिका है। इनका उपन्यास है कागज की नाव। कागज की नाव जो कि 2014 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। तो इसके लिए नासिरा शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2019 का ये पुरस्कार है, 2020 में दिया गया है। ठीक है ना? तो इसमें आपको क्या मिलते हैं, 4 लाख रुपए मिलते हैं, प्रशस्ति पत्र मिलता है और प्रतीक चिन्ह मिलता है। ठीक है ना? तो ध्यान रहेगा कि भारतीय साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। सबसे बड़ा तो कौन सा है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है ना? लेकिन अभी हम यहाँ पर के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी आपके लिए बहुत इजी रहेगा कि व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान, ये सारे के सारे आपके क्या है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है ना? इसके बाद अगला आता है सरस्वती सम्मान। देखिए दोस्तों, सरस्वती सम्मान जो है आपका प्रतिवर्ष दिया जाता है कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं ना, उनमें जो भी आपकी उत्कृष्ट साहित्य कृति जो भी आपकी प्रकाशित होती है उसमें दिया जाता है। ठीक है ना? जो आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों कितनी भाषाएं हैं अभी पे, 24 भाषाएं है ना। तो 24 भाषाओं में जो भी आपकी कृति प्रकाशित होगी, तो जो भी उसमें से उत्कृष्ट साहित्यिक कृति होगी उसमें यह अवार्ड दिया जाता है। अभी फिर से दोस्तों, वर्ष 2019 का 29वां सम्मान है ये। इसके जो विनर हैं वो हैं वासुदेव मोही, जो कि एक सिंधी साहित्यकार हैं। इनकी कहानी संग्रह थी चेकबुक, जो कि 2012 में प्रकाशित हुई थी। इसके लिए इनको यह अवार्ड मिला है। तो आप ध्यान में रखेंगे कौन है, वासुदेव मोही, सिंधी साहित्यकार हैं। इनकी कहानी संग्रह थी चेकबुक, इसके लिए इनको अवार्ड ये मिला है। ठीक है ना? तो इसमें मिलते हैं 15 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह। ठीक है ना? और जो सरस्वती सम्मान, इसमें यहाँ पर मैंने लिखा है जो पहला था वो हरिवंश राय बच्चन को मिला था उनकी आत्मकथा के लिए। तो ये भी आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, इसके बाद अगला है दोस्तों बिहारी पुरस्कार। देखिए, बिहारी पुरस्कार क्या होता है कि आप जो राजस्थानी लेखक होता है इनको मिलता है ये दोस्तों पिछले 10 वर्षों की प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी में उत्कृष्ट योगदान के लिए। ठीक है ना दोस्तों? वैसे जितने भी दोस्तों ये पुरस्कार हैं ये पिछले 10 वर्षों के आधार पर ही दिए जाते हैं कि आपके पिछले 10 साल का जितना भी आपने कार्य किया है उन्हीं में से चुने जाते हैं। ठीक है ना? तो आप ध्यान में रखेंगे जितने भी के बिरला फाउंडेशन वाले पुरस्कार हैं उनका जो आधार होता है वो दोस्तों पिछले 10 वर्ष का ही होता है कि पिछले 10 साल में आपने जितने भी उपन्यास या जो भी आपने कहानियां, कविताएं जो भी आपने लिखी हैं
उन्हीं को आधार मान के जो बेस्ट जो लेखक हैं या जो राइटर हैं वो चुने जाते हैं, ठीक है ना, साहित्यकार चुने जाते हैं। ठीक, अब इसमें भी फिर से देख लेते हैं, वर्ष 2020 का अवार्ड ये मिल चुका है, ये 30वां पुरस्कार है। अभी इसके जो विनर हैं दोस्तों मोहन कृष्ण बोरा है। ध्यान रहे बिहारी पुरस्कार राजस्थानी लेखक को मिलता है, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रहे कि ये राजस्थानी लेखक को मिलता है। और इनको जो अवार्ड मिला, देखिए दोस्तों, इस में मिला है जो आलोचना की हिंदी पुस्तक है, इसका नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, ठीक है ना, जो कि तस्लीमा नसरीन है, जो कि काफ़ी फेमस लेखिका हैं, उन पे ये बुक है दोस्तों। तो आलोचना की हिंदी पुस्तक है जो कि 2016 में प्रकाशित हुई थी, तो इसके लिए इनको बिहारी पुरस्कार मिला है। कौन है दोस्तों? मोहन कृष्ण बोरा। इसका आप ध्यान में रखेंगे। 2.5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह इसमें मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अगला आता है दोस्तों शंकर पुरस्कार। शंकर पुरस्कार देखिए दोस्तों, भारतीय दर्शन, संस्कृति या कला पर हिंदी रचना के लिए मिलता है। इसमें 1.5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है वाचस्पति पुरस्कार। ये साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के लेखक को मिलता है। ध्यान रखेंगे, वाचस्पति पुरस्कार केवल संस्कृत लेखक को मिलता है। जैसे कि आपका सरस्वती सम्मान की जैसे हमने बिहारी पुरस्कार की बात करी दोस्तों, वो क्या होता है, केवल राजस्थानी लेखक को मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसी जो वाचस्पति पुरस्कार होता है वो संस्कृत के लेखक को मिलता है। इसमें 1 लाख रुपए मिलते हैं और ये 1992 से स्टार्ट हुआ था। जैसे कि बाकी सारे पुरस्कार 1991 से स्टार्ट हुए हैं, तो ये 1992 से देना स्टार्ट किया गया था के बिरला फाउंडेशन ने, ठीक है ना। इसके बाद आता है दोस्तों घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, यानी कि हम इसको जीडी बिरला पुरस्कार भी बोलते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, जो वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान हेतु 50 साल के कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी 5 साल की उपलब्धि पर यह दिया जाता है। वैसे जनरली जैसे हमने जितने भी साहित्यकार देखे उनकी पिछली 10 सालों की उपलब्धियों को देखा जा रहा था, लेकिन इसमें जो आपका जो वैज्ञानिक अनुसंधान है यानी कि साइंटिफिक रिसर्च है, उसमें योगदान के लिए जो 50 साल से, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी एज है वो 50 साल से कम होनी चाहिए। भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी पिछली 5 साल की उपलब्धियों पर यह दिया जाता है। 29वां पुरस्कार है। अभी इसमें इसको रूप मलिक को दिया गया है, प्रोफेसर रूप मलिक है, जो कि जैव भौतिकी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसमें देखिए दोस्तों 1.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच का पुरस्कार दिया जाता है। इनको 5 लाख रुपए मिले। वैसे जनरली इसमें 1.5 लाख से 5 लाख के बीच मिलता है, ठीक है ना। तो अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वैसे 5 लाख रुपए इनको मिला है, तो वैसे इसमें मिलता है 1.5 लाख रुपए के अराउंड पुरस्कार, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी चलिए प्राइस ना भी पूछा जाए तो जीडी बिरला पुरस्कार किसको मिला दोस्तों? प्रोफेसर रूप मलिक को मिला है जैव भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो ये थे दोस्तों के बिरला फाउंडेशन के पुरस्कार। आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं। व्यास सम्मान हिंदी के क्षेत्र में, सरस्वती सम्मान भी आप देख सकते हैं दोस्तों। 8वीं अनुसूची में जितनी भी आपकी भाषाएं हैं उन पर मिलता है। बिहारी पुरस्कार राजस्थानी लेखक को मिलता है। इसके अलावा शंकर पुरस्कार जो आपका भारतीय दर्शन, संस्कृति व कला पे हिंदी रचना के लिए मिलता है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत लेखक को मिलता है, जबकि जीडी पुरस्कार जो जीडी बिरला पुरस्कार है वो वैज्ञानिक अनुसंधान के योगदान के लिए मिलता है। तो काफी इजीली आप इसको याद रख सकते हैं। 6 पुरस्कार हैं, बहुत इजीली आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं देखिए दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। सबसे पहला आता है दोस्तों कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो वर्णित आपकी जो 22 भारतीय भाषाएं हैं उनमें लेखन करने वाले जितने भी साहित्यकार हैं उनको साहित्य क्षेत्र में आजीवन योगदान हेतु दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो साहित्यकार है उसको साहित्य क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए, मतलब अब पहले क्या होता था कि एकल कृति के लिए दिया जाता था, ठीक है ना। जैसे कि आपको याद होगा कि 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए मिला था। तो चिदंबरा क्या थी दोस्तों? उनकी एकल कृति थी। लेकिन अब क्या होता है कि जितना भी आपने आजीवन योगदान दिया उसके लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भारतीय भाषाओं, मैंने ऊपर शायद 24 बोल दिया था गलत से, आप इसको ध्यान में रखेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भारतीय भाषाओं के लेखन में भी जो आपके लेखन करने वाला जो साहित्यकार है उसको साहित्य क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए ये दिया जाता है, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था कि पूर्व में एकल कृति के लिए इसको दिया जाता था, ठीक है ना। तो अभी 2019 में 55वां यानी 55th ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जो कि हैं अक्कीतम, अच्युतम,
नंबूदिरी को, ठीक है ना, जो कि एक मलयालम साहित्यकार है। देखिए दोस्तों, ये छठे मलयालम साहित्यकार हैं, ठीक है ना, जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है ना। जो इससे पहले जो प्रथम थे वो 1965 में वो थे जी शंकर कुरूप, वो भी मलयालम साहित्यकार थे। तो अब मिला के कुल मिला के 6 मलयालम साहित्यकार है जिनको अभी तक ये अवार्ड मिल चुका है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये आपका क्या है, 11 लाख रुपए इसमें मिलते हैं, प्रशस्ति पत्र मिलता है और वाग्देवी की कांसे की प्रतिमा भी मिलती है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो पहले ये एकल कृति के लिए मिलता था, ठीक है ना, लेकिन बाद में ये क्या हुआ कि भाई आपका जो आजीवन योगदान है उसके लिए ये मिलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा है दोस्तों, 55वां 2019 में दिया गया, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार देखिए दोस्तों, अगला आता है नोबेल पुरस्कार। देखिए नोबेल पुरस्कार तो हम जानते हैं कि भाई बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है वो क्या है, नोबेल पुरस्कार है। देखिए दोस्तों, 1901 से ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ देना। जो स्वीडिश आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने एक फंड प्रतिस्थापित किया था, उसी से प्रतिवर्ष जो ब्याज आता है उसी से क्या दिया जाता है दोस्तों, ये पुरस्कार को दिया जाता है। जो आपके जो विश्व कल्याण के क्षेत्र में जितने भी जो वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं उनको देखिए दिया जाता है। देख, अल्फ्रेड नोबेल ने, आपको पता होगा कि किसका आविष्कार किया था दोस्तों, डायनामाइट का। वैसे तो उन्होंने 365 आविष्कार किए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था दोस्तों, डायनामाइट था। लेकिन डायनामाइट कैसा था दोस्तों, एक तरीके से आप कह सकते हैं विध्वंसकारी पुरस्कार था, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि एक मरने से पहले अपने लिए एक फंड स्थापित किया, क्योंकि काफी बड़े उद्योगपति भी थे। तो इन्होंने क्या किया, एक फंड स्थापित किया कि तो जो उस फंड से आपके जितने भी लोक कल्याणकारी कार्य करेंगे वैज्ञानिक थे, उनके लिए क्या किया, इन्होंने एक फंड स्थापित किया कि भाई इससे आपका क्या होगा कि ये अगर अच्छा कार्य करेंगे तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाए। तो इसकी इनामी राशि कितनी है दोस्तों, $10 लाख है। प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है, ठीक। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले नहीं मिलता था, अब मिलता है। 1968 से दोस्तों ये स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। पहले जब 1901 से लेके 1967 तक की बात करें तो उस समय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं मिलता था, बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी मिलने लग गया, ठीक है ना। तो नोबेल फाउंडेशन, मैंने जिसकी अभी बात की, इन्होंने 29 जून 1900 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो काफी ये सारे इंपॉर्टेंट है नोबेल पुरस्कार के बारे में। अब देखिए दोस्तों, जान लेते हैं कि किन किन को नोबेल पुरस्कार मिले हैं। देखिए सबसे पहले आता है चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में देखिए हार्वे जे ऑल्टर हैं जो कि अमेरिका के हैं, और माइकल ह्यून है ब्रिटिश के, और चार्ल्स एम राइस हैं अमेरिका के। इन 3 लोगों को संयुक्त रूप से मिला है हेपेटाइटिस सी वायरस खोजने हेतु। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बस आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई चिकित्सा के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिला है वो किस लिए मिला है, तो हेपेटाइटिस सी होता है, इसको वायरस को खोजने के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से दोस्तों ये पुरस्कार मिला है। इसके बाद आता है अगला भौतिकी यानी फिजिक्स में देखिए दोस्तों रोजर पेनरोज हैं जो कि अमेरिका के हैं। इसके बाद रेनहार्ड गेंजेल जो कि जर्मन के हैं। इसके बाद एंड्रिया गेज जो कि अमेरिका के हैं, ठीक। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनको ब्लैक होल की समझ को बढ़ाने हेतु इस पुरस्कार को दिया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे, उसके सेंटर में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की है, तो उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों ये आ सकता है क्वेश्चन कि भाई जो नोबेल पुरस्कार है भौतिकी के लिए वो किस विषय पर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लैक होल की समझ को बढ़ाने हेतु, तो सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारी जो आकाशगंगा है उसके मिड में यानी सेंटर में इसकी खोज के लिए दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद आता है दोस्तों अगला रसायन विज्ञान के लिए इमैनुअल चार्पेटियर जो कि फ्रांस के हैं, और जेनिफर ए डॉर्डना जो कि यूएसए की हैं, ठीक है ना। तो इनको मिला है, दोनों की दोनों ही आपकी महिलाएं हैं, तो पहली बार महिला टीम को ये पुरस्कार मिला है, तो ठीक है ना। तो इन्होंने जीन जो टेक्निकी है उसमें CRISPR-Cas9 या हम कह सकते हैं आवधिक कैंची को हम कह सकते हैं आणविक कैंची है, इसको विकसित करने के लिए इन्होंने यह पुरस्कार इनको मिला है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, जीन तकनीकी में CRISPR जो कैस है 9 आणविक कैंची विकसित करने के लिए, यानी सीधे आप ध्यान रखोगे जीन टेक्निक्स में इनको अवार्ड मिला है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों, ये अगर ये बाकी में आए ना आए, लेकिन शांति पुरस्कार के आने के सबसे ज़्यादा देखिए दोस्तों चांस रहते हैं। तो देखिए इस बार जो शांति पुरस्कार है वो यूएन के जो यानी कि हमारा यूनाइटेड नेशन है उसके विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को मिला है। WFP जो कि 1961 से कार्यरत है, मुख्यालय इसका रोम और इटली में है, और इसके अंदर 36
देश आते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसके बारे में इस बार एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि जरूर आ सकता है WFP के बारे में, क्योंकि अब इसको शांति पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। तो इसका देखिए WFP क्या है, UN की एक खाद्य सहायता शाखा है। यह वैश्विक स्तर पे यानी कि ग्लोबलाइज स्तर पे भुखमरी की समस्या से लड़ने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने वाली सबसे बड़ी मानवीय संस्था है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो WFP को 1963 से भारत में काम कर रहा है और इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं दोस्तों 5 साल के लिए काम करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि WFP को इस बार का विश्व नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय ध्यान में रखना है, इसकी स्थापना कब हुई इसको भी ध्यान में रखना है, 1961 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, रोम इटली में, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगला अर्थशास्त्र के लिए, भाई अर्थशास्त्र के लिए जो पॉल मिलग्राम जो कि USA से हैं और रॉबर्ट विल्सन, इनको भी दिया गया है। देखिए वाणिज्यिक नीलामी के क्षेत्र में कार्य करने हेतु, ये आपका इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है वाणिज्यिक नीलामी, इसके क्षेत्र में देखिए दोस्तों इनको कार्य करने हेतु मतलब इन्हें अवार्ड मिला है। देखिए दोस्तों अभी तक 51 बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अवार्ड मिल चुका है, ठीक, नोबेल अवार्ड मिल चुका है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए अगर दोस्तों इनके नाम अगर आप याद ना भी रखें तो कम से कम किस किस फील्ड में इनको दिया गया है वो याद करना बहुत इजी होता है, आप उसको जरूर याद करके जाएं, ठीक। इसके बाद अगला जो साहित्य है, साहित्य में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फेमस कवित्री हैं लुइस ग्लुक। लुइस ग्लुक जो कि USA की हैं, इनको इनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए सम्मानित किया गया। काफ़ी अच्छी कविताएं गाती हैं, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। ये लाइन इनके लिए जो नोबेल अवार्ड जो फाउंडेशन एकेडमी है इन्होंने कहा था कि भाई ये इनके लिए वर्ल्ड यूज़ किया इन्होंने, ठीक है ना। जो नोबेल जो पुरस्कार बांटती हैं एकेडमी, उन्होंने कहा कि भाई यानी कि हम बात करेंगे किसकी, स्वीडिश एकेडमी की जो बात करेंगे, वो आपका क्या कहते हैं, उन्होंने इस बार इन्होंने कहा कि भाई ये खूबसूरती के संग व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। तो लुइस ग्लुक USA की कवित्री हैं, इनको मिला, तो इसके आने के चांसेस दोस्तों हो सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों नागरिक अवार्ड की ओर, जो कि पद्म अवार्ड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों पद्म विभूषण। देखिए भारत सरकार द्वारा ये दिया जाने वाला उच्च नागरिक सम्मान है। देखा जाए तो नंबर 2 पे सबसे पहले कौन आएगा दोस्तों, भारत रत्न, ठीक है ना। तो देश के असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए, असैनिक क्षेत्र का मतलब है कि सैनिक क्षेत्र के अलावा, सैनिक क्षेत्र में तो आपके क्या मिलते हैं, अलग से अवार्ड मिलते हैं ना, शौर्य अवार्ड, तो परमवीर चक्र और क्या कहते हैं वीर चक्र, जो अशोक चक्र, ये सब मिलते हैं ना, तो वहां पर तो अलग चीज है। यहाँ पर आपको असैनिक क्षेत्र में आप जो बहुमूल्य योगदान करेंगे वहां पर पद्म विभूषण दिया जाता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है और 2 जनवरी 1954 में इसको स्थापित किया गया। 1954 से ये दिए जा रहे हैं अवार्ड, ठीक है ना। तो 2021 में दोस्तों 7 हस्तियों को दिया गया है पद्म विभूषण। आप नंबर याद करेंगे किन किन को दिया गया है, ये याद करना जरूरी नहीं है। टोटल नंबर कितने हैं, 7 हस्तियों को, ठीक है ना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, शिंजो आबे जो कि बाहर के हैं, पब्लिक अफेयर्स में इनको दिया गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, आप सभी जानते होंगे शिंजो आबे को, तो शिंजो आबे को दिया गया है। 7 हस्तियों में से एक नाम इंपॉर्टेंट है, उनको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो शिंजो आबे आ सकता है, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद पद्म भूषण। पद्म भूषण आपको पता है कि ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला तो आपका भारत रत्न हो गया, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा क्या होगा, पद्म भूषण। इसको 10 लोगों को दिया गया है, ठीक है। 10 लोगों में से कुछ इंपॉर्टेंट लोग के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं जिनके आ सकते हैं। सबसे पहले तो आएगा भाई तरुण गोगोई। तरुण गोगोई असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे और हाल ही में इनकी कोविड-19 से डेथ भी हो गई, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, तरुण गोगोई। और सुमित्रा महाजन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, इनको भी दिया गया। रामविलास पासवान, ये भी मर गए, इनको भी मरणोपरांत दिया गया, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। और नृपेंद्र मिश्रा जो कि पूर्व प्रधान सचिव थे PM मोदी के, ठीक। तो ये 4 नाम काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे 10 लोगों को दिया गया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नंबर तो बिल्कुल याद रखने हैं, 7 और 10, ठीक है। इसके बाद अगला पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड तो जनरली देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है। भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और जो हम बात करें भारत रत्न की, ये भारत के नागरिकों के अलावा जो बाहर के नागरिक हैं उनको भी दिया जा सकता है। लेकिन जो पद्मश्री है वो आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है। क्षेत्र देखिए कहाँ कहाँ दिया जाता है, कला में, शिक्षा में, उद्योग में, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, सबको में इन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 102 लोगों को दिया गया है, इसको आप ध्यान में
में रखेंगे। तो पद्म विभूषण 7 लोगों को, ठीक है, पद्म भूषण 10 लोगों को, और ये जो अवार्ड है 102 लोगों को दिया गया पद्मश्री, ठीक है ना। अब इसमें क्या चीज ध्यान में रखने वाली है, हमारे उत्तराखंड के लोगों को, ठीक है ना। तो उत्तराखंड के 2 लोगों को दिया गया, एक है भूपेंद्र कुमार सिंह जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में है, और प्रेमचंद शर्मा जो कि कृषि के क्षेत्र में दिया गया है। तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि आ जाए कि भाई उत्तराखंड से पद्मश्री किसको मिला। तो भूपेंद्र कुमार सिंह चिकित्सा के क्षेत्र में और प्रेमचंद शर्मा कृषि के क्षेत्र में इनको मिला। और पद्म पुरस्कार विजेताओं में इस बार 29 महिलाएं, 29 महिलाएं, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप इतने सारे जो फिगर एंड फैक्ट्स हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब आ जाता है दोस्तों देश का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको हम बोलते हैं भारत रत्न। देखिए दोस्तों, फिर से 2 जनवरी 1954 से स्टार्ट हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये दिए गए थे अवार्ड, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, सभी को पता है, ठीक। इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सेवा के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को सम्मान ये मिल सकता है, ठीक है ना। अधिकतम 3 व्यक्तियों को आप भारत रत्न दे सकते हैं, ठीक। फिर वही है कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल में दिया सकता है। देखिए दोस्तों, पहले खेल में नहीं दिया जाता था। 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला, जो कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले खिलाड़ी हैं। 2014 में उनको मिला था, उससे पहले तक तो खेल में नहीं मिलता था। तो अभी लेटेस्ट बात करें तो लेटेस्ट यही है, इसके बाद से कोई मिला नहीं है। 2019 में भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख को ये अवार्ड मिला है, ठीक है ना। बात करी जाए तो 1955 तक की, तो 1955 तक तो भारत रत्न मरणोपरांत भी नहीं मिलता था, ठीक है ना। बाद में क्या किया गया कि मरणोपरांत भी इसको दिया जाने लगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 1954 में सबसे पहला जो भारत रत्न है, ये भी ध्यान रखने वाली बात हो सकती है, एक सामान्य अध्ययन के तौर पर आ सकता है। 3 लोग कौन कौन, सी राजगोपालाचार्य, राधाकृष्ण और सीवी रमन। अब तीनों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सी राजगोपालाचार्य, पहले भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है ना। राधाकृष्णन सभी जानते हैं, राधाकृष्णन हमारे कौन थे, सभी ये आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद कौन थे और राधाकृष्णन कौन थे, ये सब आप मुझे बताएंगे, ठीक है। सीवी रमन के बारे में जानते हैं, वैज्ञानिक दिवस बनाया जाता है, कब बनाया जाता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। इतना मैं हिंट देता हूँ, फरवरी में बनाया जाता है। आप इसको मुझे बताएंगे कि सीवी रमन कौन थे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमन इफेक्ट भी इन्होंने क्या कहते हैं, इसका आविष्कार किया था, ठीक है ना। तो रमन इफेक्ट भी इन्होंने आविष्कार किया था, काफी इंपॉर्टेंट है सीवी रमन। आप इसको मुझे बताएंगे कौन है, ठीक, क्योंकि आप कुछ चीजें तो आपको भी सर्च करने की आवश्यकता है, ठीक। इसके बाद अब आ जाते हैं दोस्तों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार सबसे पहले तो खेल दिवस कब बनाते हैं दोस्तों, 29 अगस्त को। क्यों बनाते हैं, जो आपके हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद, इनकी सालगिरह पे मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है ना। तो खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष ये इसको प्रदान किया जाता है 29 अगस्त को, ठीक। हमेशा क्या होता है कि जब भी आप खेल रत्न देते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी एक समिति बैठती है, उसके अध्यक्ष जनरली रिटायर्ड न्यायमूर्ति होते हैं। तो इस बार थे मुकुंदम शर्मा, तो उनकी अध्यक्षता वाली चयन समिति थी, उनकी सिफारिश के अनुसार 2020 में सूची जारी की गई है, ठीक है ना। तो इस बार ये दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इस बार वर्चुअली मोड पे प्रदान किए जा रहे हैं, वर्चुअली मोड में प्रदान किए गए, ठीक है ना। 29 अगस्त 2020 को वर्चुअली मोड पे प्रदान किए गए, ठीक है ना, कोरोना के कारण। इसके बाद सबसे पहले अब देख लेते हैं भाई जो खेल पुरस्कार होते कौन कौन से। सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, 1991 से दिया जा रहा है और खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा दोस्तों यह दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, पिछले 4 साल की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल क्षेत्र में शानदार व उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दोस्तों ये दिया जाता है। पिछले 4 सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 2 खिलाड़ी सबसे शानदार प्रदर्शन और उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा होगा दोस्तों, उसको यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। तो राजीव गांधी खेल रत्न, और हम कह सकते हैं देखिए इसमें कुछ चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न और जिसको ध्यानचंद पुरस्कार मिलता है, अभी ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसको राजधानी या शताब्दी गाड़ियों में फर्स्ट और सेकंड एसी में हमेशा मुफ्त यात्रा मिलती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें कि जो राजीव गांधी खेल का विनर पुरस्कार का जो विनर होगा, जिसको मिलेगा, और ध्यानचंद पुरस्कार मिलेगा, उसके विजेता को हमेशा जो राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस की जो ट्रेनें होती है ना, इसमें फर्स्ट और सेकंड एसी में हमेशा मुफ्त यात्रा मिलती है। अब इसके बाद नगद पुरस्कार इसको मिलता है 25 लाख रुपए। प्रथम विजेता कौन थे, विश्वनाथ आनंद, कौन थे, ग्रैंड मास्टर शतरंज के, ठीक है ना। और इसके बाद
2020 में 5 लोगों को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 1991-92 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो अर्जुन अवार्ड देखा जाए तो पहले से आता था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को मिला था, जो आपके शतरंज के खिलाड़ी थे, ठीक है ना। और अब देख लीजिए 5 लोग कौन कौन से हैं। रोहित शर्मा, देखिए इन 5 लोगों के नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रोहित शर्मा क्रिकेट में अब सभी जानते होंगे, ठीक है ना। मरियम टी जो कि पैरा एथलीट हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से हैं, विनेश फोगाट कुश्ती से हैं, और रानी रामपाल बहुत इंपॉर्टेंट हॉकी से। रानी रामपाल पे तो क्वेश्चन भी आए हैं कई बार, ठीक है ना। तो आप पांचों के पांचों का ध्यान में रखेंगे इनका, क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं कि, क्योंकि अब ये डेफिनेटली इनके आने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि इनको खेल रत्न मिल गए हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न मिल गया, तो इनका नाम कहीं ना कहीं जरूर आ सकता है कि ये किस खेल से रिलेटेड है, ठीक है ना। रोहित शर्मा के आने के चांसेस कम है, क्योंकि रोहित शर्मा का तो सभी जानते हैं, तो बाकियों के आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों अगला अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड देखिए दोस्तों 1961 से दी जा रहे हैं, जबकि वो 1991-92 से दिया रहे। तो इसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा मिलती है और प्रशस्ति पत्र मिलता है। कुल 27 लोगों को दिया गया। आपको देखिए नंबर तो बिल्कुल याद में रखने हैं, ठीक है ना। जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को मिला, ऐसे ये 27 लोगों को मिला है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब अर्जुन पुरस्कार में भी वो होता है कि पिछले 4 सालों से जो बंदे अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना, स्पोर्ट्स में, तो उनको मिलता है, ठीक। इसके अलावा ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार देखिए खेलों के विकास में आजीवन योगदान देने हेतु ये दिया जाता है। 2002 से दोस्तों दिया जा रहा है। इसमें 10 लाख रुपए की 10 लाख रुपए मिलते हैं, प्रतिमा मिलती है और प्रमाण पत्र और एक औपचारिक पोशाक मिलती है, ठीक है ना। एक औपचारिक पोशाक टाइप की पहनाई जाती है, ठीक है ना। तो इसमें इस बार इसको 15 लोगों को दिया गया है, ठीक है ना। 15 के लोगों के नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, 15 लोगों का फिगर याद करने की जरूरत है, ठीक है ना। 15 लोग हैं, अर्जुन अवार्ड में 27 लोग हैं, राजीव गांधी खेल रत्न में आपके 5 लोग हैं, ऐसे करके याद रखना है, ठीक। इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य कौन थे सभी को पता है, अर्जुन के गुरुजी, ठीक। तो भैया किसके लिए होगा, खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए आपका क्या होता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें आपके क्या होते हैं, 15 लाख रुपए मिलते हैं। 1985 से चल रहा है। 15 लाख रुपए, कांस्य प्रतिमा मिलती है, प्रमाण पत्र मिलता है और औपचारिक पोशाक मिलती है, ठीक है ना। लाइफ टाइम श्रेणी में 8 लोगों को मिला है, जो कि लाइफ टाइम अवार्ड है, और जो रेगुलर कोचेज है इस समय पे जो चल रहे हैं उनमें 5 लोगों को मिला है। इस 5 लोगों में से एक नाम है जसपाल राणा। शूटिंग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे उत्तराखंड के हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आ सकती है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्तराखंड में से किसको मिला, तो जसपाल राणा जो कि शूटिंग से रिलेटेड है, तो उनको इस बार मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, नियमित श्रेणी में। इसके अलावा भी देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। देखिए दोस्तों यह पुरस्कार उन कॉर्पोरेट संस्थाओं को दिया जाता है, हो सकता है प्राइवेट भी हो और सरकारी भी हो सकती है, ठीक है ना, और निजी सार्वजनिक दोनों हो सकती हैं, और या फिर ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि खेल को बढ़ावा देते हैं, यानी खेल को प्रोत्साहन देते हैं और विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कौन कौन है इसमें भी देखिए दोस्तों, वैसे 4 कैटेगरी हैं, ठीक है ना। तो जैसे 4 कैटेगरी में जैसे इस बार दिया गया लक्ष्य इंस्टीट्यूट को और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे उभरती हुई प्रतिभा की पहचान करते हैं और फिर उनको शिक्षित करते हैं, तो उसके लिए इनको मिला है लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को। इसके अलावा देखिए ओएनजीसी लिमिटेड है, ओएनजीसी लिमिटेड को खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए मिला है, ठीक। इसके अलावा जैसे एयरफोर्स कंट्रोल बोर्ड है, इसको रोजगार एवं खेल कल्याण के लिए मिला है, ठीक है ना, कि जैसे जो आपके खिलाड़ी हैं इनको रोजगार प्रोवाइड करना, ठीक है ना, और खेल को मतलब कल्याण करना, तो इसके लिए इनको मिला है, ठीक। इसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इसको विकास के लिए मतलब खेल का अगर जो मतलब खेल के विकास के लिए इसको मिला है, ठीक। तो ये 4 मतलब जो हम कह सकते हैं कि ये कॉर्पोरेट संस्थाएं हैं, इनको ये अवार्ड इस बार मिला है, ठीक। इसके अलावा भी एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड जिसको हम बोलते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, माका MAKA बोला जाता है, ठीक है ना। तो यह पुरस्कार देखिए दोस्तों होता है क्या है कि जैसे इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होते हैं, जैसे आपस में कुछ यूनिवर्सिटी होंगे उनके बीच में टूर्नामेंट्स होंगे, तो उसमें जो सीड्स प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी होता है उसको ये अवार्ड मिलता है दोस्तों। तो इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी है जो चंडीगढ़ की, उसको मिला है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। इंटर यूनिवर्सिटी आपका क्या होगा, टूर्नामेंट होगा, जो उसमें टॉप में आएगी यूनिवर्सिटी उसको अवार्ड मिल जाएगा। तो इस बार किसको मिला है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को ये अवार्ड मिला है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है दोस्तों अगला बड़ा इंपॉर्टेंट तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ठीक है ना दोस्तों।
आप इसको कहाँ मिलेगा दोस्तों, जो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में इस अवार्ड को मिला था। तो इसे देश के लोगों के बीच रोमांच की भावना को मान्यता प्रदान करने हेतु दिया जाता है, एडवेंचर के लिए इसको दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस बार कुल 8 लोगों को ये दिया गया है। 1994 से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। 5 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है। 4 श्रेणियों में दोस्तों ये दिया जाता है। 4 श्रेणियां कौन कौन सी है? एक होता है लैंड एडवेंचर, यानी कि जो भूमि में एडवेंचर करते हैं, वाटर एडवेंचर यानी वाटर स्पोर्ट्स आपके, एयर एडवेंचर, ठीक है ना, और लाइफ टाइम अचीवमेंट। एक तो होगा लाइफ टाइम अचीवमेंट जो भैया आपके पूरे जीवन में होगा, और बाकी तो 3 होते हैं लैंड वाटर एयर, तो उसमें जो जो एडवेंचर होगा उसमें आपको मिलेगा, ठीक। इसके अलावा भाई तेंजिंग नोर्गे कौन थे, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तेंजिंग नोर्गे कौन थे? जो माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़े थे, ठीक है ना। प्रथम बार में कौन कौन थे? एडमंड हिलेरी नेपाल के शेरपा थे, ठीक है ना, और तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, ठीक है ना। एक उत्तराखंड की महिला भी है जो पहली बार हम कह सकते हैं एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और देश की वैसे कहा जाए तो पहली महिला है जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी। आप उसका नाम बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स पे, ठीक है ना। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन भी देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किससे रिलेटेड है दोस्तों? लॉन्ग टेनिस से रिलेटेड है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसमें आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं दोस्तों, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इनके बारे में आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। तो 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसको आप AO से दिखा दो, ठीक है ना। इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है, और इसके बाद होता है विमल्डन, ठीक है, विमल्डन, और फिर इसके बाद लास्ट में होता है US ओपन, ठीक है ना। आप इनको 4 को ध्यान में रखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमल्डन एंड US ओपन, ठीक है ना। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है? सिंथेटिक कोर्ट पे होता है, मतलब जो एक कोर्ट जहाँ पर जिस स्थल पे दोस्तों ये लॉन टेनिस खेला जाता है उसको कोर्ट बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका सिंथेटिक कोर्ट में होता है, ठीक। इसके अलावा जो US ओपन है ये भी आपका क्या होता है? सिंथेटिक कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है ना, जो रबड़ के कोर्ट होते हैं। लेकिन जो फ्रेंच ओपन होता है दोस्तों ये मिट्टी में होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा? ये रोलैंड गैरोस पे आपका जो लाल मिट्टी होती है उसमें आपका क्या कहते हैं? फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है ना। तो इसको क्ले कोर्ट बोलते हैं। क्ले मतलब क्या होता है दोस्तों? मिट्टी, ठीक। इसके बाद होता है विमल्डन। विमल्डन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पुराना देखा जाए तो ग्रैंड स्लैम है ये आपका UK लंदन में होता है दोस्तों। ये आपका ग्रास कोर्ट में होता है। ग्रास का मतलब होता है दोस्तों क्या? घास, यानी घास का मैदान होता है, तो उसमें होता है, ठीक। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, कभी ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों विमल्डन किस कोर्ट में होता है, तो ये किस में होता है? ग्रास कोर्ट में होता है, ठीक है ना। जो फ्रेंच ओपन है वो किस में होता है दोस्तों? क्ले कोर्ट में होता है, यानी लाल मिट्टी में होता है, ठीक। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, अभी हाल में ही हुआ है, इसलिए इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए दोस्तों, इसके जो विनर हैं वो है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 खिलाड़ी है इस समय विश्व में। और जो रनर अप रहे, इन्होंने जिसको हराया वो थे डेनियल मेदवेदेव, जो कि रूस के हैं, ठीक है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है दोस्तों? जो नोवाक जोकोविच हैं, अभी तक इन्होंने 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया, तो इनका 9वां ग्रैंड स्लैम था। टोटल मिला के इन्होंने 18 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। जो इनके अभी देखा जाए तो जो फेडरर और राफेल नडाल हैं, रोजर फेडरर के बारे में सभी जानते होंगे दोस्तों, राफेल नडाल के बारे में भी आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, जान लो। जो रोजर फेडरर हैं वो आपके दोस्तों स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, स्विस खिलाड़ी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जाना पहचाना नाम है लॉन टेनिस में। इसके अलावा राफेल नडाल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेन के हैं, ठीक। तो इन लोगों ने अभी तक 20-20 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं, टॉपर हैं अभी तक देखा जाए तो। और अभी जो नोवाक जोकोविच है उनके 18 ग्रैंड स्लैम टोटल हो चुके हैं, ठीक। और लेकिन सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले भी खिलाड़ी बन चुके हैं, 9 बार जीत चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा जो वुमेन में बात करें तो नाओमी ओसाका देखो जापान की हैं, काफ़ी कम एज की हैं और बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, तो इन्होंने भी अभी तक कुल 4 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, ठीक। और जो रनर अप रही थी वो जेनिफर ब्रेडी रही थी अमेरिका की, ठीक है ना। उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके बाद आता है दोस्तों US ओपन, जिसकी हम बात कर रहे थे। US ओपन में फिर से वुमेन में नाओमी ओसाका, क्योंकि नाओमी ओसाका 2 बार लगातार जीत चुकी है, पहले US ओपन जीती, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत गई, ठीक है ना। इस बार इन्होंने हराया था विक्टोरिया अजारेंका, बेलारूस की हैं, जो काफ़ी ओल्ड हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट डोमिनिक थीम, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रिया के हैं, पहले खिलाड़ी हैं ऐसे जो कि ऑस्ट्रिया से जीते हैं, डोमिनिक थीम, और US ओपन जीते थे। और इन्होंने एलेक्जेंडर ज्वेटेन को इन्होंने हराया था, जो कि आपके क्या है? जर्मनी के, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, जीता कौन? डोमिनिक थीम, ठीक, ऑस्ट्रिया के।
इसके अलावा देखिए दोस्तों फ्रेंच ओपन मैंने पहले बोला क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और इसके तो बेताज बादशाह हैं दोस्तों राफेल नडाल ने इसको 13वीं बार जीता, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 13 बार इन्होंने जीता है। इनके टोटल ग्रैंड स्लैम कितने हो गए? 20 ग्रैंड स्लैम इसके हो चुके हैं। हराया इन्होंने था नोवाक जोकोविच को। और वुमेन्स में ईगा स्विएटेक हैं जो कि पोलैंड की हैं, ये भी ध्यान में रखें, ईगा स्विएटेक। और सेफिया केनिन को इन्होंने हराया था जो कि यूएसए की है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं विंबलडन की दोस्तों। वो कोरोना के कारण इस साल कैंसिल्ड हो गया था, तो इसके बारे में बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो विंबलडन आपको 3 याद रखने हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन, ठीक है ना। अब इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों, अगला आता है राष्ट्रीय स्टार्टअप सम्मान 2021, जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, ठीक। देखिए दोस्तों, यह सम्मान पहली बार 2019 में दिया गया था, और एक्चुअली 2021 में अभी स्टार्ट हो ही रहा है। तो DPIIT द्वारा ये स्टार्ट किया गया। इससे पूछा जा सकता है दोस्तों कि कौन इसको देता है। इसको बोलते हैं उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। पीयूष गोयल इससे रिलेटेड है, केंद्रीय मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, इन्होंने देखा जाए तो राष्ट्रीय पुरस्कारों के पहले संस्करण के परिणामों की घोषणा की थी। तो ये सम्मान देखिए दोस्तों 15 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, और 49 इसके वर्गीकृत विकल्प हैं, ठीक है ना। तो 15 क्षेत्र जैसे क्या क्या है? कृषि, पशुपालन, पेयजल, ऊर्जा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, इस टाइप के इसके क्षेत्र हैं। तो और इसमें 5 लाख रुपए दिया जाता है जो विनर। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो राष्ट्रीय स्टार्टअप सम्मान है वो DPIIT द्वारा दिया जाता है। आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, बाकी सारी चीजें छोड़ो, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। बाकी क्योंकि इसमें अब बहुत सा अवार्ड तो बहुत लोगों को दिया जाता है, तो इतना सब याद नहीं रहेगा। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप सम्मान है, ये आपको ध्यान में रखना है कि DPIIT द्वारा ये दोस्तों दिया जाता है, ठीक। इसके बाद स्वच्छ भारत पुरस्कार देखिए दोस्तों 2 अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं वो कौन है दोस्तों? अभी गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है ना। तो इन्होंने जितने भी आपके जो राज्य हैं, जिले हैं, खंडे हैं, ग्राम पंचायत है, इनको स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 दिया गया। तो दोस्तों इसको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। देखिए दोस्तों 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? एक होता है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान। इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों गुजरात को जो बेस्ट राज्य है, और जिले में आपका ये है तिरुनेलवेली, ठीक है ना। तिरुनेलवेली जो आपका जिला है तमिलनाडु का। और इसके बाद है खाचरौद जो कि उज्जैन में है, ठीक है ना, MP का, जो बेस्ट ब्लॉक का अवार्ड है। और इसके बाद है चिन्नानूर जो कि सलेम तमिलनाडु है, ग्राम पंचायत में, ठीक है ना। तो इनको ये अवार्ड मिला है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे आप ध्यान रखेंगे जो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान है उसमें गुजरात आपका नंबर 1 है, ठीक है ना। इसके बाद सामुदायिक शौचालय अभियान है, इसमें यूपी और गुजरात, ये आपके राज्य आपके नंबर 1 है, ठीक है ना। तो जो यूपी है उसको मिला है गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA में, ठीक है ना। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान, और इसको मिला है गैर GKRA में, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। सामुदायिक शौचालय अभियान में एक होता है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है ना, GKRA, और एक होता है गैर गरीब रोजगार कल्याण अभियान, ठीक है ना। तो गैर हो गया, तो गैर GKRA में इसको मिला, ठीक। ऐसी जिले में प्रयागराज और बरेली हैं, ये भी GKRA और ये गैर GKRA में। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत है वो बोरी गांव या बोगई गांव है, वो असम में, इसको मिला है, ठीक। इसके अलावा गंदगी मुक्त भारत अभियान है, गंदगी मुक्त भारत अभियान में तेलंगाना को मिला है, ठीक है ना। इसमें अधिकतम श्रमदान भागीदारी के लिए इसको अवार्ड मिला है। और इसके अलावा हरियाणा है, हरियाणा को अधिकतम ODF प्लस गांव निकले हैं इनके, तो इसको इसलिए इसको ये अवार्ड मिला है। देखिए ODF प्लस गांव घोषित करने का मतलब ये है कि ODF का मतलब होता है खुले में शौच से मुक्त, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो हरियाणा है वहाँ पर कई सारे जो गांव हैं वो ODF प्लस हो गए, मतलब खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं, तो इसलिए हरियाणा को यह अवार्ड मिला है, ठीक है ना। अधिकतम गांव वहाँ मुक्त हुए हैं खुले में शौच से, ठीक है ना। और इसके अलावा देखिए पंजाब का एक मोगा जिला है, उसको दीवारों पर चित्र के माध्यम से अधिकतम सूचना और शिक्षा संदेशों को प्रसारित करने के लिए भी प्रथम पुरस्कार मिला। तो पंजाब के मोगा जिला, इन्होंने क्या किया कि भाई दीवारों पे चित्रों के माध्यम से अधिकतम सूचना और शिक्षा दी, ऐसा मतलब स्वच्छ अभियान के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ये अवार्ड मिला है।
इसके बाद अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 को एक्चुअली दिया गया है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 2020 का अवार्ड है। CSIR द्वारा 26 सितंबर 2020 को देश के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की गई। तो दोस्तों देश का ये सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है, इसकी घोषणा 2020 को की गई थी। इसको 1958 से इसको दिया जा रहा है दोस्तों, और ये 7 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है ना। तो 7 श्रेणियाँ कौन कौन सी होती है, जैसे एक होता है जैविक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान, फिर एक होता है दोस्तों पृथ्वी वायुमंडल और ग्रह विज्ञान एक ही में, ठीक है ना। इसके अलावा चिकित्सीय विज्ञान, फिर अभियांत्रिक सेवाएं यानी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज, और गणितीय विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो इस तरह से इसकी 7 श्रेणियाँ, 7 श्रेणियाँ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान में रखेंगे कि CSIR द्वारा यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है, ठीक है ना। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है ये आपका, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इस पुरस्कार में होता क्या है कि जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोधरत 45 वर्ष तक की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक नामांकन का पात्र होता है। तो इसमें आप ध्यान में रखेंगे कि 45 साल की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, 45 साल से ऊपर का नहीं चलेगा, 45 साल तक का जो कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध कार्य कर रहा है वो इसमें अपना नाम दाखिल कर सकता है, ठीक है ना। और 5 लाख रुपए मिलता है, सम्मान पत्र मिलता है और एक पट्टिका मिलती है। पट्टिका मतलब आपकी नेम प्लेट टाइप की आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद अगला आता है लता मंगेशकर पुरस्कार। देखिए दोस्तों 2020-2021 का जो लता मंगेशकर पुरस्कार है वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया, उनके जो सांस्कृतिक विभाग है इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों इस बार जो विनर हैं वो है उषा मंगेशकर, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इनको 5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह मिलता है। तो ये एक्चुअली जो पुरस्कार है दोस्तों, जो कि वरिष्ठ गायक होते हैं, कलाकार होते हैं, तो उनके सत्कार और उनके योगदान के लिए इनको दोस्तों ये अवार्ड मिलता है। तो वरिष्ठ, ध्यान में रखें कि वरिष्ठ गायक कलाकारों को ये अवार्ड मिलता है, ठीक। इसके बाद अगला आता है CBSE शिक्षक पुरस्कार। इस समय पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, इनके द्वारा CBSE शिक्षा पुरस्कार की घोषणा की गई थी न्यू दिल्ली में। तो इस बार 38 शिक्षक और स्कूल के प्रधानाचार्यों को यह अवार्ड दोस्तों दिया गया है, ठीक है ना। अब ये 38 लोगों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान में रखना है कि जो CBSE शिक्षा पुरस्कार 2020 है वो 2020 में 38 शिक्षकों को दिया गया है। आप ये आंकड़ा आप इसका ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पुरस्कार दोस्तों किस लिए मिलेगा भाई, स्कूल शिक्षा में नवाचार के लिए, ठीक है ना, समर्पण में सुधार के लिए, जो भी आपके शिक्षक हैं उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उसमें आपको मिलता है, ठीक है ना। तो आप जो भी स्कूल में इनोवेशन लेके आते हैं या समर्पण है जो भी आप करते हैं तो उसके लिए आपको क्या होता है, ये टीचर्स को और प्रिंसिपल को ये अवार्ड प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें 50,000 रुपये मिलते हैं, एक शॉल मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र भी मिलता है, ठीक। इसके बाद आता है दोस्तों सरला पुरस्कार। देखिए दोस्तों सरला पुरस्कार ये ओडिया कवि को जनरली यानी उड़ीसा में के मतलब जो कवि होते हैं उनको ज़्यादातर ये मिलता है, ठीक। तो आप इसको ध्यान में रखिए कि 7 अक्टूबर 2020 को अवार्ड दिया गया था। अभी इसको दिया गया दोस्तों नित्यानंद नायक को। नित्यानंद नायक जो कि हैं ओडिया कवि हैं, इनकी जो कृति है वो है एक्चुअली काव्य कृति है सेतु बेलकू नाथिबा, ठीक। इसको आप ध्यान में रखेंगे, सेतु बेलकू नाथिबा इनकी काव्य कृति है। इसके लिए इनको मिला है 5 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र इसमें मिलता है। ध्यान रहे सरला पुरस्कार ओडिया में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को मान्यता देने के उद्देश्य से दिया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ चीज़ और है, इसमें एक आता है इला पांडा संगीत सम्मान जो कि रंजीत कुमार नाग को और श्याम सुंदर पटनायक को इला पांडा चित्रकला सम्मान दिया गया है। इनको मिलेगा 1.5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र। ये उड़ीसा के ही आपके नागरिक है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, मतलब उड़ीसा के ही के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो मतलब उस राज्य के नागरिक है, तो वहां से आपको इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, मतलब वहीं से बिलोंग करते हैं, ठीक। अब इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसके बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा। देखिए दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 में इस बार घोषित कर दिया गया है। इसको आप देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। बेस्ट फिल्म जो है वो दोस्तों मिली है तानाजी द अनसंग वॉरियर। बेस्ट एक्टर मिले हैं अक्षय कुमार को लक्ष्मी बॉम्ब के लिए, ठीक। इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण छपाक के लिए, और बेस्ट एक्टर है वेब सीरीज में बॉबी देओल को, आश्रम एक सीरीज चलती है इसके लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म पैरासाइट को अभी ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, ठीक है ना। और जो बेस्ट डायरेक्टर है वो अनुराग बासु हैं लूडो के लिए। बेस्ट
क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर है सुशांत सिंह राजपूत। बस इतने नाम याद रखो, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं वो याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दादा साहब फाल्के की स्मृति पर दिया जाता है। वो कौन थे? भारतीय फिल्म उद्योग के पितामह थे, पितामह के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने प्रथम भारतीय चलचित्र बनाने का कार्य किया था, यानी साहस किया था, इसलिए इनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑस्कर अवार्ड 2020 92वें जो 92वें ऑस्कर अवार्ड की घोषणा कर दी गई है दोस्तों। मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा ये दोस्तों अवार्ड दिए जाते हैं। बेस्ट फिल्म अभी मैंने बताया कि पैरासाइट घोषित की, जो कि एक साउथ कोरियन फिल्म है। इसी के जो डायरेक्टर हैं, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, बॉन्ग जून, ठीक है ना। बेस्ट एक्टर ध्यान में रखें, ये है वॉकिन फिनिक्स, जो कि जोकर फिल्म है, उसके लिए इनको अवार्ड मिला है, ठीक है ना। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और बेस्ट अभिनेत्री हैं रिनी जेलवेगर, जो कि जूडी गार्लैंड से जुड़ी हुई हैं। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। जो बेस्ट फिल्म है वो क्या? पैरासाइट है, इसके आने के काफ़ी चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चमोली देवी जैन पुरस्कार 2019, ठीक है ना। ये किसको दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पुरस्कार है, चमोली देवी जैन पुरस्कार। देखिए दोस्तों, ये इस बार स्वतंत्र पत्रकार हैं जो फ्रीलांस हैं, मतलब रोहिणी मोहन, इनको दिया गया है। और द वायर की जो आपकी मुख्य संपादिका हैं, ज़्यादातर अगर आप देखते भी होंगे द वायर चैनल, तो उसमें आरफा खान शेरवानी आती है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरफा खानम शेरवानी, इनको ये अवार्ड दोस्तों दिया गया है, ठीक है ना। जनरली जो ये चमोली देवी जैन पुरस्कार होता है, ये आपके जो महिला मीडिया कर्मी होते हैं, उन्हीं को, महिला पत्रकारों को दिया जाता है। चमोली देवी जैन के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह पहली जैन महिला थी जो दोस्तों जेल गई थी 1857 की क्रांति में, ठीक है ना। तो उन्हीं के नाम पर चमोली देवी जैन पुरस्कार बांटा गया था 1980 में दोस्तों, इसको स्थापित किया। तो समझ में आ गया ना, स्वतंत्र पत्रकार रोहिणी मोहन और द वायर की आरफा खानम शेरवानी, ठीक है ना। जो अगर हम बात करें रोहिणी मोहन की दोस्तों, तो ये फ्रीलांस पत्रकारिता करती हैं। जैसे इन्होंने असम में एनआरसी के नतीजों को भी कवर किया था, और इसके अलावा जैसे श्रीलंकाई गृह युद्ध के कवरेज के लिए भी ये पुरस्कार जीत चुकी है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको इस बार चमोली देवी जैन पुरस्कार मिला है, ठीक। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मैन बुकर पुरस्कार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिक्शन के लिए हमेशा दिया जाता है, कथा साहित्य के लिए, ठीक है ना। तो इस बार है डगलस स्टुअर्ट को, ठीक है ना। शिगी बैन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिगी बैन जो इनका कथा साहित्य यानी फिक्शन है, उसके लिए इनको मिला है दोस्तों, ठीक है ना। ध्यान रहे कि मैन बुकर पुरस्कार किसको मिलता है? अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए और यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए हर साल दिया जाता है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे, जो मैन बुकर पुरस्कार है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा होना चाहिए और यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित होना चाहिए, उसी को मैन बुकर पुरस्कार मिलता है। 50,000 पाउंड इसमें मिलते हैं, ठीक है ना। अरविंद अडिगा को भी मिला था, आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, मैन बुकर पुरस्कार, ठीक। इसके बाद आता है दोस्तों अगला एबेल पुरस्कार देखिए दोस्तों, इसको बोला जाता है गणित का नोबेल पुरस्कार। काफी इंपॉर्टेंट है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, नॉर्वे सरकार द्वारा दोस्तों ये वित्त पोषित है, ठीक है ना। तो अभी कौन कौन है? एक है हिलेल फुरेस्टेनबर्ग जो कि इजराइल के हैं, और ग्रेगरी मार्गुलिस अमेरिका में, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया है? पायनियरिंग यूज ऑफ मेथड फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड डायनेमिक्स इन ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी एंड कॉम्बिनेट्रिक्स। काफी इंपॉर्टेंट है, मैथ्स वाले समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ इनको मिला है। प्रोबेबिलिटी में जो ग्रुप थ्योरी है, और नंबर थ्योरी और कॉम्बिनेट्रिक्स यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यहाँ इनको अवार्ड मिला है। जो आर्ट वाले रहने दो, उनको आप समझ में नहीं आएगा, बस वो ध्यान में रखें कि जो एबेल पुरस्कार है वो क्या है? हिलेन फुरेस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को मिला है, इजराइल और अमेरिका के हैं। एबेल पुरस्कार ये ध्यान में रख लीजिए कि दोस्तों कहाँ मिलता है? गणित में मिलता है, और नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके बाद अगला जो अवार्ड है दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज 2020, ठीक है ना। ये किसको मिला? देखिए दोस्तों, तिरुवन्नामलाई की एक निजी स्कूल में जो 9th क्लास में पढ़ने वाली छात्रा है विनीसा उमाशंकर, इनको ये अवार्ड मिला है दोस्तों। 14 वर्षीय केवल, तिरुवन्नामलाई से बिलोंग करती हैं, ठीक है ना। तो इनको प्रतिष्ठित चिल्ड्रन क्लाइमेट अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं, क्लाइमेट का मतलब है कि आप जो पर्यावरण और जलवायु के क्षेत्र में अगर आप कुछ अग्रणी कार्य करते हैं ना, तो युवा जो इनोवेटर्स होते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। टेल्ग एनर्जी है, टेल्ग
एल्ग एनर्जी, ये संस्था इनको अवार्ड देती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। विनीसा उमाशंकर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020। देखिए दोस्तों, भूटान की रानी है मदर ग्यालिथम संगे चोडेन वांगचुक, ठीक है ना, बड़ा लंबा चौड़ा सा नाम है, ठीक है। आप फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पर, मदर ग्वालियम संगे वोडेन वांगचुक, ठीक है ना। तो इनको ये अवार्ड दोस्तों मिला है, भूटान की रानी है। इनको यौन स्वास्थ्य पे काम करने के लिए और लिंग हिंसा को समाप्त करने के लिए दोस्तों इस पुरस्कार को प्रदान किया गया। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भूटान की रानी जो भी हैं ये आपकी मदर ग्यालियम संगे चोडेन वांगचुक, इनको संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 से दिया गया, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। वैसे देखा जाए तो 1981 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक। अब इसके बाद लास्ट में आता है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के 17 वर्षीय बालक हैं, इनको 2020 में सादत रहमान, ठीक है ना, इनको यह अवार्ड दिया गया। साइबर बदमाशी को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाई थी इन्होंने, जिसको बोलते हैं साइबर टीन्स, ठीक। कभी ऐसा भी आ सकता है भाई, साइबर टीन्स। साइबर टीन्स है जो साइबर क्राइम होते हैं ना, उसको रोकने के लिए इन्होंने एक ऐप बना दी जिसका नाम है साइबर टीन्स। तो सादत रहमान बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, 17 वर्ष के हैं, इनको यह पुरस्कार मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार बांग्लादेश से, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान, अवार्ड्स एवं सम्मान। तो ये आपको कैसे लगे, आप वीडियो में ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और इनमें से आपके मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।